Hello everyone. Today we are going to start our new topic. Topic is first law of thermodynamics. Very important topic for your exam point of view. ठीक है, 11th में इसकी डेरिवेशन भी आ जाती है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी मिल जाते हैं. इनफैक्ट अगर हम बात करें सिर्फ 11th तक ही नहीं, जहां भी थर्मोडायनामिक्स है, चाहे आप ग्रेजुएशन की ही बात क्यों ना कर लो, जहां भी थर्मोडायनामिक्स आती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि अगर मान लो हमारे हाथ में एक बॉल हो और एक बॉल को हम ऐसे ऊपर की साइड थ्रो करें, तो जब हम हाइट पे कोई भी चीज जाती है तो क्या होता है, उसमें कौन सी एनर्जी आती है? उस समय उसमें आती है पोटेंशियल एनर्जी. कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल. तो क्या होगा, जो बॉल है, हमने बॉल को जब ऊपर थ्रो किया, एक पॉइंट पे जाके, एक हाइट पे जाके बॉल जो सी है वो नीचे आ जाती है. जैसे ही बॉल नीचे आती है, ग्राउंड पे आती है और ऐसे मूव करेगी, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी. यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है. इस एनर्जी को ना तो हम खुद से क्रिएट कर सकते, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते. ऐसा नहीं है कि जब हमने बॉल ऊपर थ्रो करी तब पोटेंशियल एनर्जी थी और नीचे आते ही सारी की सारी एनर्जी गायब. ऐसा नहीं होता. क्या होता है एक्चुअली? होता यह है कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती है. तो अब इस चीज को अगर हमें डेफिनेशन की फॉर्म में बेटा लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसे डेफिनेशन की फॉर्म में? वी विल राइट energy can neither be created, energy can neither be created nor be destroyed, it can only convert its form, that is from one form to another फॉर्म. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या बोला कि हम एनर्जी को ना तो खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती है. ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. इसके बाद अब हम इसका लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. राइट इट डाउन. मैथमेटिकल expression for first law of thermodynamics. ठीक है, अब आपने क्या करना है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ठीक है, कि क्या इसकी एक्सप्रेशन होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसका हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए. उस चीज को हम डिराइव कैसे करेंगे? हाउ वी विल डिराइव दैट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब हम उसके बारे में देखते हैं. तो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है? हमें यहां पर एक इस टाइप से एक सिस्टम बनाना है. तो ये यहाँ पर हमने ले लिया एक ऐसे, इस तरीके से ले लिया हमने यहाँ पर बीकर. ठीक है, ओके. इस बीकर के अंदर गैस प्रेजेंट है मान लो, और उसकी इंटरनल एनर्जी है यहाँ पर ले ली U1. ओके, इंटरनल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं. स्टार्टिंग इंटरनल एनर्जी है, तो हम यहाँ पर उसके लिए वन वर्ड यूज कर रहे हैं, वन सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं. तो बेटा क्या हो जाएगा? U1. ठीक है, इसके ऊपर हमने पिस्टन लगा दिया. पिस्टन कैसा होता है? कुछ इस तरीके से. ये ऐसे बनाया, ये यहाँ पर ऐसे लिखा, ये ऐसे ड्रॉ किया, और इसके बाद ये ऐसे आ जाएगा. यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से ऐसे बना दिया पिस्टन. ठीक है, कहाँ होता है पिस्टन? कहीं देखा है पिस्टन? बिल्कुल देखा है. ठीक है, छोटे होते हुए आपने साइकिल के पहिए में हवा भरी होगी, है ना, तो उसके लिए पंप यूज किया होगा. तो वो पंप कैसा होता है? ऐसा होता है ना, उस पंप को ऐसे प्रेस कर किया जाता है. उस पंप को होता है ना ऐसा बना बेटा, इस टाइप से बना होता है, वो पंप बना होता है.
ये ऐसे इस टाइप से, है ना। तो ये जब हम ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो जो हवा है साइकिल के पहिए के अंदर चली जाती है। तो ये जो काम कर रहा होता है किसका, ये क्या चीज है, ये पिस्टन है। तो वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इसको ऊपर नीचे से मूव करने के लिए। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली द पिस्टन। ठीक है, क्या है ये बेटा, एक्चुअली क्या चीज है, पिस्टन है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है। क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है। मान लेते हैं ये जो सिस्टम है इसके ऊपर हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करे। क्यू इज द अमाउंट, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, अपनी तरफ से हमने कोई सिंबल नहीं लिखना। स्मॉल क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट विच वी सप्लाई टू द सिस्टम। इसे हम सिस्टम पे सप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो इंटरनल एनर्जी है जिसे हमने U1 से डिनोट किया, ये क्या आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, आगे फर्दर उसमें कुछ अमाउंट क्यू का भी ऐड हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में बेटा जो इंटरनल एनर्जी U1 थी, अब कितनी हो जाएगी, U1 से तो पहले से ही थी, U1 पहले से ही थी, इसके अंदर अब इंटरनल एनर्जी के अंदर थोड़ी सी हीट भी चली गई है, यानी कि क्यू अमाउंट हीट भी सप्लाई हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, अब हमने इसी सिस्टम को हमने आगे बनाया है। ठीक है, इस सिस्टम को हम आगे बना रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, पहले एक सिस्टम था, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी बेटा, U1 थी। कितनी इंटरनल एनर्जी थी उसकी, U1 थी। उसको हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी। जैसे ही हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी, उसकी इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पहले से ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, पहले से ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अब क्या है, अब हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट देने के बाद इससे थोड़ा सा वर्क डन भी करवा दिया। वर्क डन यानी कि हमने इससे W अमाउंट ऑफ वर्क डन भी करवा दिया। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है जिसे हमने U1 बोला है, ठीक है, U1 बोला है, ये क्या आ जाएगा, क्यू है, साथ में वर्क डन भी हो गया, प्लस में क्या आ गया, W भी आ गया। तो यहाँ पे तीन चीजें आ गई है, इंटरनल एनर्जी आ गई है, हीट आ गई है, एज वेल एज वर्क डन भी आ गया है। तो ये जो सिस्टम है इसके श्योरली इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ बढ़ गई होगी। तो जो बढ़ी होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बढ़ी हुई जो फाइनल इंटरनल एनर्जी आ रही है उसको हम बोल रहे हैं U2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, U1 प्लस में Q प्लस में W। तो ये जो U1 है ये यहां से इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, U2 माइनस में U1। ये U1 इस साइड शिफ्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा, U2 माइनस में U1, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, Q प्लस W के। ठीक है, Q प्लस W के। U2 माइनस में U1, ये जो लिखा है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिखा रहा है, यानी कि यहां पर हमारे पास आ रहा है डेल्टा U, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, Q प्लस में W के, जो किसके बराबर हो जाएगा, Q प्लस में W के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब बात आती है वर्क डन की। तो आपने ना वर्क डन का बेटा फॉर्मूला पढ़ा है। जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, P डेल्टा V के, है ना। ये T लिखा गया है, सॉरी, क्या होता है, P डेल्टा V के। अगर तो वर्क डन सिस्टम ने किया है, अगर क्या कहा है हमने, वर्क इज डन, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम कोई काम करेगा, ठीक है, अगर सिस्टम कोई काम करेगा तब ऐसे केस में जो वर्क डन होता है वह किसके इक्वल होता है, माइनस P डेल्टा V के, क्योंकि सिस्टम पे कुछ ना कुछ अफेक्ट जरूर पड़ेगा तो उसका वैल्यू क्या चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। लेकिन अगर मान लो हम कहते हैं वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और अगर सिस्टम पर काम किया जाएगा तो जो W है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस P डेल्टा
वी के। ठीक है, जैसे मान लो सपोज अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमारे सराउंडिंग का यूनिवर्स का कोई भी इफेक्ट पड़ता है, सराउंडिंग इतनी यूनिवर्स इतना बड़ा है तो यूनिवर्स का हमारी अर्थ पे कोई भी इफेक्ट होगा, यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ही हमारे आसपास ही कुछ भी थोड़ी सी भी चेंजेस आ जाए, वो हम सब पर इफेक्ट जरूर डालेगी। ठीक है ना, हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कितनी देर तक करेंगे, एक पॉइंट के बाद हम भी थक जाएंगे। तो मतलब ये है कि हमें अफेक्ट होता है। ठीक है, हम कोई भी काम करेंगे, एक पॉइंट के बाद हम थक जाएंगे। या मान लो सपोज हमने चार्जिंग पे फोन लगाया है, ज्यादा देर से फोन चार्ज होगा तो फोन भी गर्म हो जाएगा। लेकिन ये जो यूनिवर्स है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो यूनिवर्स के लिए अगर हम कहते हैं कि यूनिवर्स किसी छोटी सी चीज पे जिसपे हम काम कर रहे थे उस पर कुछ इफेक्ट डालती है तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वैल्यू उसके लिए क्या रहेगी, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी हमने फिलहाल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखा, जिसमें क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। राइट, तो इसको हम दोबारा लिखते हैं। हमारा जो रिजल्ट था वो क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम है तो किसके इक्वल ले लेंगे, माइनस पी डेल्टा वी के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू। तो ये भी हमारे पास इस तरीके का रिजल्ट रह सकता है। ओके, अगर हम यहाँ पे इसको डी की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे स्मॉल डेल्टा क्योंकि स्मॉल चेंज होता है हीट में क्यू, और ये क्या आ जाएगा, पी डी वी। हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक जो हमने किया है वो आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसके 3 केसेस लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर इसके 3 केसेस लेंगे। तो पहला केस देखते हैं, उसको देखने से पहले फटाफट से आप इसको लिख लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ओके, लिख लिया बच्चों। और इसके बाद क्या आता है, हम यहाँ पर केस 1 लेते हैं। केस 1 क्या होता है, केस 1 when heat is supplied, when heat is supplied at, जब हीट सप्लाई करी गई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, when heat is supplied at constant वॉल्यूम। अगर हम हीट को सप्लाई करते हैं, किस पर सप्लाई करते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, हीट सप्लाई कर रहे हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि टाइम के साथ वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, तो जो हमारा डेल्टा वी है, डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, V2 माइनस V1। अब वॉल्यूम तो बेटा चेंज नहीं हो रही, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है तो ये जो चेंज है किसके इक्वल आ जाएगा, इट कम्स इक्वल टू 0। मतलब कहने का क्या है कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्यू के सबस्क्रिप्ट में हम यहां पर V लगा देंगे। ठीक है, माइनस में डेल्टा V 0 है तो 0 को P से मल्टीप्लाई करेंगे, एनीथिंग एनी नंबर मल्टीप्लाइज विद 0, आंसर कितना आता है हमारे पास 0, तो 0 आ जाएगा। और यहां पे क्या आएगा, डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू V के। और इसको हम ऐसे ही बॉक्स के अंदर डाल देंगे। आई होप ये जो चीज है आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आई होप ये जो चीज है आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा था केस 1। सो केस 1 को आप जल्दी से अब लिख लीजिए। इसके बाद फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं केस 2। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास केस 2। तो केस 2 लिखते हैं, केस 2 फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज। अगर हमारे पास जो चेंज है वो आइसोथर्मल हुआ है, रिवर्सिबल चेंज है, तो क्या रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बेटा लिखेंगे यहाँ पे
डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिजल्ट, डेल्टा यू किसके इक्वल है, क्यू माइनस में पी डेल्टा वी के, इसके इक्वल आता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज। जब हमारे पास प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या मतलब होता है आइसोथर्मल का, टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट, ठीक है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का चेंज, देखो दोबारा यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है बेटा कांस्टेंट। क्या होता है टेम्परेचर, कांस्टेंट। और जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो जो उसका चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो कांस्टेंट। मतलब कहने का ये है, हम इससे ये कंक्लूड करेंगे कि जो डेल्टा यू है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो अब इस चीज को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जरूरी नहीं है हम यही रिजल्ट यूज करें, इसके साथ हम दूसरा भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं। वो कौन सा, वो W वाला, कि जो डेल्टा U है वो किसके इक्वल है, Q प्लस W के। ऐसा क्यों, क्योंकि डेल्टा V का यहाँ पे सच कोई रोल नहीं है, तो वर्क डन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई MCQ आता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि उस समय, ठीक है, एमसीक्यू आता है तो आपके पास आप पे पूरी बात निर्भर करेगी कि आप दोनों फॉर्मूलाज को ध्यान से देखो, सोचो और उस समय अप्लाई करो, ठीक है। और आई होप ये जो चीज है आपको याद अच्छे से रहेगी भी, ठीक है। तो बेटा डेल्टा यू की वैल्यू जीरो आ गई, मान लो हम उस वाले एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, सो क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा यू तो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इस पूरी टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, जीरो। तो जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, Q प्लस W के, ठीक है। इस W को मैं इस साइड ले जाऊं तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस W के। आई होप ये जो चीज है आपको अच्छे से समझ में आ गई। कैसे, एक बार और अच्छे से बता देते हैं। जीरो इक्वल टू Q प्लस W, ये W उधर चला जाएगा तो मतलब माइनस W किसके बराबर आ जाएगा, माइनस W किसके बराबर आ जाएगा, Q के। तो ये चीज इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए समटाइम मान लो किसी बच्चे को कंफ्यूजन होते है, खासतौर पे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो उसके लिए ये मैंने चीज आसानी से लिख दी है, बिकॉज समटाइम बच्चों को मैथ्स में गड़बड़ होने की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये चीज आई होप समझ में आ गई। Q इक्वल टू माइनस W मैंने यहाँ पर Q राइट डाउन किया है। सो दिस वन इज द केस 2। आई होप ये जो केस 2 है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब केस 2 को आप अपना अच्छे से लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद अब हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर केस 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, जल्दी से लिखो, फिर हम केस 3 लिखते हैं। केस 3 क्या कहता है, केस 3 क्या कहता है बेटा, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, केस 3 केस 3 क्या कहता है, when work is done on the system, done on the system adiabatically, ठीक है। अगर वर्क डन हुआ है एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडियाबैटिकली, कि जो हमारे पास Q है, Q किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, यानी कि हमारे पास जो डेल्टा Q है, चेंज इन हीट है, उसकी जगह वैल्यू क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। कौन सी रहने वाली है, जीरो। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। तो यहां पर जो वर्क डन है, U तो जीरो के इक्वल हो जाएगा क्योंकि चेंज नहीं हो रहा किसी तरीके का। तो जो वर्क डन है डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा, दिस WAQ के, ठीक है। AQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट AQ, AD, एडियाबैटिकली के लिए वर्क डन क्या हो गया, एडियाबैटिकली में आ गया। डेल्टा U किसके इक्वल हो गया, वर्क डन एडियाबैटिकली के लिए। आई होप ये जो चीज है आपको अच्छे से
क्लियर हो गई है। एडियाबेटिकली के केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्यू को 0 मान लेते हैं यहाँ पर, इसीलिए जो डेल्टा यू है वो किसके इक्वल आ जाता है, डब्ल्यू ऑफ ए डी के। आई होप जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कैसे निकाला वो बता दिया, और इसके जो अलग अलग केसेस हैं जो थोड़ा सा हमने थोड़ा आगे इसको पढ़ा है, इसके जो केसेस हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो केस कौन कौन से थे हमारे पास, हमारे पास बेटा फर्स्ट केस था जब हम हीट सप्लाई करते हैं, जब हम हीट सप्लाई करते हैं कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अगर हम हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पर सप्लाई करते हैं तब ऐसे केस में डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू वी के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास केस 2, अगर हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज की बात करते हैं तो क्यू किसके इक्वल होता है, माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट केस है केस 3, अगर हम वर्क डन एडियाबेटिकली करते हैं तो डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू एडियाबेटिक के इक्वल होता है। आई होप ये जो चीजें हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं, और कीप लर्निंग, समझ तो आ गया होगा। अब इस पर बेस इसको करके देखो, प्रैक्टिस अच्छे से करके देखो, न्यूमेरिकल्स पे बेस करके देखो। ठीक है, और जो भी आपका कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक पर बेस्ड तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। आई होप ये जो चीजें हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क, गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग। सो एट लास्ट ऑफ आवर वीडियो जो हमारा लास्ट में रहता है स्माइली, ठीक है, और स्माइली के साथ हम क्या सीखते हैं, हाँ बताओ बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। सो हैव अ हैप्पी डे, कीप स्माइलिंग।